अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ये वीडियो एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो है। वन ऑफ द हेल्थ इश्यू जब मुझे डायग्नोस हुआ तो वो बहुत ही नया इश्यू था, कुछ उसके बारे में पता नहीं था। इसलिए ये अवेयरनेस वीडियो कर रही हूँ ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, जो भी उससे गुज़र रहे हैं उनको ये वीडियो कोई ना कोई ज़रिए से हेल्प हो जाए करके। जो कंडीशन मुझे है उसे IIH कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। ये ब्रेन एंड आई रिलेटेड इश्यू है, जहाँ आपका आई का ऑप्टिक नर्व जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है इस केस में। तो ये केस में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक रूट कॉज़ होता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है, जो नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा ब्रेन में प्रेशर पड़ जाता है और ब्रेन टू आई ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करता है ना, तो इस केस में ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेम हो जाता है। वो जो ब्रेन का जो प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेम्ड होने की वजह से आई में भी थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, तो आई पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है और थोड़ा-थोड़ा ब्रेन पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट होता है इससे। तो मेरा एक वीडियो आई होप कि जो भी इस इश्यू से गुज़र रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए करके। तो ये इश्यू शुरू कैसे हुआ था? मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया करती थी, बहुत साल से यूज़ किया करती थी। लेकिन आफ्टर डिलीवरी मैंने जब जॉब जॉइन किया था, तो जॉब और दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जब भी मैनेज करती थी, तो जो भी टाइम मिलता था सोने के लिए, उस टाइम पे मैं लेंस पहन के ही सो जाती थी, जो बहुत बड़ी गलती थी और वो एक वन ऑफ द बहुत ट्रिगरिंग मिस्टेक था इस इश्यू के लिए। तो सिम्पटम्स जब मैं वो लेंस पहन के सो जाती थी, तो सिम्पटम्स कुछ इस तरह ऐसे थे मेरे केस में। पहले तो बर्निंग सेंसेशन होता था आइज़ में और अराउंड द आइज़ होता था और इचिंग होता था, आइज़ में भी इचिंग होता था और बॉडी में भी इचिंग होता था। एक एलर्जी जैसा ट्रिगर हो गया था वो लेंस पहन के सो जाने के लिए और मुझे चक्कर आने लगता था और आई स्वेलिंग भी कभी-कभी होता रहता था और फेशियल हेवीनेस होता था। फेस पार्ट में बहुत भारीपन ऐसा लगता था और फीट पेन होता था, जो फीट होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाहट या पेन ऐसा लग रहा था। तो ये लेंस पहन के मैं सो जाया करती थी, वो बहुत बड़ी मिस्टेक था और दूसरा एक और रीज़न उसी वक़्त का था कि मैं लेंस का ब्रांड भी उसी टाइम पे मैंने चेंज किया था, तो वो दोनों इश्यूज़ थे उस वजह से। तो ये सारे सिम्पटम्स मुझे हो रहे थे, तो मैंने एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट ने टेस्ट करके बताया कि माइल्ड एलर्जी हुआ है, आई एलर्जी, और सीवियर ड्राइनेस हुआ है आई में। इस वजह से ये बर्निंग सेंसेशन और एलर्जी इश्यू, स्वेलिंग ये सब हो रहा है करके समझाया। तो उन्होंने मुझे 1 मंथ के लिए स्टेरॉइड ड्रॉप लिखा था और ड्राइनेस के लिए एक लुब्रिकेंट ड्रॉप लिखा था और फिर 1 मंथ के बाद फ़ॉलोअप करने के लिए बोला था। तो 1 मंथ के बाद मैंने फ़ॉलोअप किया, फिर डॉक्टर ने बताया कि एलर्जी अभी भी वैसा ही है, एलर्जी और ड्राइनेस दोनों भी, लेकिन यही है कि एलर्जी माइल्ड ही है। तो डॉक्टर ने फिर सेम सेट वही मेडिसिन्स को फिर बोला कि कंटिन्यू करो ताकि इस बार शायद वो रिज़ॉल्व हो जाए सारे सिम्पटम्स। लेकिन डॉक्टर मुझे पूछा करते थे अगर मुझे कोई हेडेक्स हो रहा है क्या, ऐसा क्या करके। तो मैंने बताया मुझे हेडेक्स तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भी सिम्पटम्स है वो अभी भी है, जो बर्निंग सेंसेशन, आई एलर्जी, आई स्वेलिंग और कभी-कभी चक्कर आता था और सेंसिटिविटी टू लाइट बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं लाइट में बैठ नहीं पाती थी और लाइट को मैं सही तरीके से फ़ोकस नहीं कर पाती थी रूम में लाइट की वजह से।
तो मैंने ये बात बताया, तो डॉक्टर ने बोला अभी तो आईज़ ठीक ही लग रहे हैं, सिर्फ एलर्जी इश्यू ही दिख रहा है। तो सिंस हेडेक ऐसा कुछ है नहीं, तो हम ये जो मेडिसिन है इसे दोबारा वही यूज़ करके फ़ॉलोअप में फिर दोबारा चेक करेंगे करके बताया। तो मैंने फिर एक दूसरे ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो दूसरे डॉक्टर ने भी यही बताया कि एलर्जी और ड्राइनेस है, साथ में थोड़ा माइल्ड इन्फेक्शन जैसा भी है। तो वो डॉक्टर ने भी दूसरे मेडिसिन सजेस्ट किए थे, ताकि इस मेडिसिन से शायद मैं रिस्पॉन्ड हो जाऊं और मेरे जो सिम्टम्स है वो बेहतर लगे करके। तो वो डॉक्टर ने भी मुझे सेम स्टेरॉयड ड्रॉप और लुब्रिकेंट ड्रॉप लिखा है। तो अभी ये लगभग 3rd मंथ हो गया मेरा स्टेरॉयड ड्रॉप और लुब्रिकेंट ड्रॉप यूज़ करते हुए। तो ऐसा 3 to 3.5 मंथ्स हो गया था, और मुझे कोई भी सिम्टम में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। सिम्टम्स आते जाते रहते थे, तो डॉक्टर्स ने बताया मतलब आई का जो कंडीशन है सीवियर ड्राइनेस और एलर्जी, इस वजह से ही ये हो रहा है करके डॉक्टर्स लोग बोलते थे। तो अभी 3.5 to close to 4 मंथ्स हो जा रहे थे मेरे ये ड्रॉप्स मेडिसिन्स यूज़ करते हुए। तो मैं इस बार दूसरी डॉक्टर के पास गई। इस बार मैं सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गई थी। उनको मैंने सारे सिम्टम्स बताए और जो भी मैं प्रीवियसली मेडिसिन्स यूज़ करती थी वो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड इतना लॉन्ग टाइम नहीं यूज़ करते, सिर्फ 1 or 2 मंथ्स ही यूज़ करना है। अभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट किया, बताया सेम ही बताया कि माइल्ड एलर्जी दिख ही रहा है और ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि एलर्जी माइल्ड ही है और स्टेरॉयड बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इस बार हम स्टेरॉयड को स्टॉप कर देते हैं। और तो डॉक्टर ने स्टेरॉयड की जगह एक नॉर्मल एंटी एलर्जी ड्रॉप लिखा था और एक लुब्रिकेंट ड्रॉप लिखा था सीवियर ड्राइनेस के लिए, और फिर आई रिलैक्सेशन के लिए एक जेल भी लिखा था, आई जेल लिखा था। तो डॉक्टर ने कहा हम देखेंगे इस बार आई कैसा रिस्पॉन्ड करेगा करके। फिर डॉक्टर ने बोला फॉलोअप करने को। तो मैं फॉलोअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने टेस्ट करके बोला कि इस बार में मुझे पता चला कि मेरा जो ऑप्टिक नर्व का आई का जो ऑप्टिक नर्व है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है करके डॉक्टर ने बताया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि एलर्जी वैसा ही है, सीवियर ड्राइनेस वैसा ही है, लेकिन ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेम्ड दिख रहा है। तो मुझे डॉक्टर ने तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोला था। डॉक्टर ने इस इश्यू को पैपिलोएडिमा करके बोला था। तो मैंने पूछा ये क्यों हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं जो लेंस पहन के सो जाती थी शायद वो ट्रिगरिंग मिस्टेक वो ही है, लेकिन मैं इतना लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड्स जो यूज़ कर रही थी वो मेरे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स थे उसको और वर्सन कर दिया है उसको, और मेरे आई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया स्टेरॉइड्स कंटिन्यूसली यूज़ करने पे। आई हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए ऑप्टिक नर्व अभी तुरंत स्टेरॉइड ड्रॉप स्टॉप करने से इन्फ्लेम्ड दिख रहा है करके डॉक्टर ने समझाया। और डॉक्टर ने बोला बर्निंग आइज़ और आई एलर्जी वो सब इसी के रिलेटेड सिम्टम्स है, एलर्जी और ड्राइनेस का। लेकिन जो गिडीनेस में बोल रही थी, जो चक्कर आने का और फिर सेंसिटिविटी टू लाइट जो आ रहे थे, और जो फेशियल हेवीनेस ये सब बोल रही थी, वो सब पैपिलोएडिमा के वजह से हो सकता है करके डॉक्टर ने बताया था मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोला था। तो फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास चली गई थी, जो भी प्रिस्क्रिप्शन था वो लेके। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने एक MRI सजेस्ट किया था, क्योंकि पैपिलोएडिमा अभी कन्फर्म हो गया है। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने एक MRI सजेस्ट किया और थोड़े ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए, और आई रिलेटेड 2 टेस्ट भी लिखे थे। आई रिलेटेड एक स्कैन लिखा था
बी स्कैन करके होता है, बी फॉर बॉल, बी स्कैन करके होता है। वो आई पे जेल लगा के उसको आई के अंदर स्कैन, आई के ऊपर से ही स्कैन होता है, आई के ऊपर जेल लगा के स्कैन चलता है। और फिर एक विजुअल फील्ड टेस्ट करके एक होता है, जहाँ पे आपके एक आँख को बंद करके दूसरा आँख को एक लाइट होता है, उसको फॉलो करना है और आपको एक बेल टाइप रिंग करना होता है जब भी आप उस लाइट को देखते हो। तो ये एक एफिशिएंट टेस्ट टाइप आप कह सकते हो कि आपका आई उस लाइट को कितना जल्दीली फॉलो करके और कितना जल्दी रिकॉग्नाइज करता है और कितना जल्दी आप वो बेल को प्रेस करते हो। इससे आपका आई एफिशिएंसी पता चलता है। तो ये दोनों टेस्ट लिखा था न्यूरोलॉजिस्ट ने, साथ ही में थोड़े ब्लड टेस्ट लिखे थे जो भी हार्मोन लेवल चेकिंग होता है और सब ये सब लिखा था। तो एमआरआई किया था। एमआरआई में 2 इश्यूज आए थे। एक था पिट्यूटरी माइक्रोएडिमा, दूसरा था आईआईएच। जो पहला है पिट्यूटरी माइक्रोएडिमा, वो डॉक्टर ने बोला था कि वो अभी नेग्लिजिबल लेवल में ही है। उसके लिए मैंडेटरी यही है कि एक अच्छा सा लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है और हार्मोन सारे रेंज में होना ज़रूरी है। मेनली लड़कियों के लिए हार्मोन सारे रेंज में होना ज़रूरी है। और मेन बात ये है कि जो भी मंथली साइकिल होता है वो टाइम पे आना ज़रूरी है। अगर टाइम पे नहीं आ रहा है देन उसके लिए मेडिसिन लेके उसको टाइम पे आने के लिए लाना है, बस उतना ही। तो अभी वो उतना ज़्यादा नहीं था, नेग्लिजिबल लेवल में ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर ने बोला उसको हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे, बस बाकी हार्मोन्स और मंथली साइकिल को मॉनिटर करते रहना है, ये करके डॉक्टर ने बताया था। और जो मेन था वो आईआईएच था। तो आईआईएच था करके एमआरआई में भी पता चला। तो फिर डॉक्टर ने बताया था अभी आईआईएच है करके एमआरआई में कंफर्म तो हो गया। अभी आईआईएच कौन से लेवल में है ये पता चलना है। उसके लिए एक और टेस्ट होता है, उसको लंबर पंचर करके बोलते हैं। तो ये टेस्ट ऐसा होता है कि जब डिलीवरी हो इधर नॉर्मल या सी सेक्शन, जहाँ पे एपिड्यूरल देते हैं उसी एरिया में आपको उधर सीएसएफ फ्लूइड करके एक होता है जो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन पास होता है। तो इस आईआईएच में ये होता है कि वो फ्लूइड सही लेवल पे पास नहीं होता है। तो वहाँ से वो लोग फ्लूइड कलेक्ट करके देखते हैं कि ये सही से पास हो रहा है या नहीं, या फिर इस फ्लूइड में कुछ देखते हैं। वो लोग कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं, कुछ देखते हैं कि कोई लीक है क्या करके, ऐसा सब वो लोग चेक करते हैं कि वो कितना रेंज में पास हो रहा है करके। तो नॉर्मल ब्रेन का प्रेशर होता है 7 to 15 या मैक्सिमम 18 तक होता है, ये होता है नॉर्मल ब्रेन प्रेशर। तो उन्होंने फ्लूइड वहाँ उस एरिया से निकाला था और फिर चेक करने के बाद बताया था कि मेरा जो प्रेशर था वो 29 में था करके बताया था। हाँ, ये अभी ये माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सीवियर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि 2 ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ मेडिसिन ऑप्शन, दूसरा होता है सर्जरी ऑप्शन। उन्होंने बोला था कि एक सर्जरी में स्टंट जैसे डालते हैं ब्रेन टू आई, ताकि वो जो फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन जो फ्लो होता है राइट, तो वो जब भी ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन से जो आई मूवमेंट होता है वो ब्रेन में जो प्रेशर ना बढ़े और ब्रेन टू आई भी सही तरीके से वो प्रेशर और फ्लूइड जो भी है करेक्टली पास हो जाए, इसके लिए एक स्टंट डालते हैं करके बोला है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ सीवियर केसेस में ही अप्लीकेबल होता है। तो
हम लोगों ने भी मेडिसिन साइड से ही गया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन पे रखा था। इसका जो भी रिलेटेड मेडिसिन था उस पे रखा था मुझे। तो एवरी 2 to 3 मंथ्स मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट से फॉलोअप करती थी, देखती टू ये चेक करने के लिए कि अभी ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन जो है वो अभी कौन से लेवल पे है करके। पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना होता है, इस टैबलेट यूज़ करने के बाद वो चेक करके बताता है कि अभी इन्फ्लेमेशन कैसा है, कैसे रिस्पॉन्ड हो रहा है। और वो लोग पूछते हैं कि अभी जो भी सिम्टम्स थे वो सब कैसे है करके वो सब पूछते हैं। तो और जो भी डॉक्टर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन वो लेके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। तो ऐसे एवरी 2 to 3 मंथ्स में फॉलोअप करती थी और वो लोग देखते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन दिया हुआ है, डोसेज दिया हुआ है, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं करके। तो अभी क्लोज टू 1.5 ईयर हो गया था, क्लोज टू 1.5 ईयर हो रहा है। तो अभी भी मैं मेडिसिन पे हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सारे सिम्टम्स हैं उसमें बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। मुझे जो चक्कर आने लगता है, तो जब पैपिलोएडिमा जब पता चला, राइट, 1.5 ईयर के पहले, पैपिलोएडिमा के पहले चक्कर उतना ज़्यादा नहीं आता था क्योंकि मैं स्टेरॉइड ड्रॉप पे थी, तो कभी पता नहीं चला था कि आई में क्या हो रहा है करके। जब स्टेरॉइड ड्रॉप स्टॉप किया था तब पता चला कि पैपिलोएडिमा हुआ है। तो जब से पैपिलोएडिमा हुआ था तो उसका वन ऑफ द सिम्टम होता है बहुत चक्कर आना, फेशियल पेन होता है, बहुत चक्कर आने लगता है। तो वो बहुत था, लेकिन टैबलेट्स यूज़ करने पे 8 मंथ्स लगे थे मुझे एटलीस्ट एक वन डायरेक्शन में आने के लिए। बहुत अपने आप को उस चक्कर के लिए, वो जो भी बॉडी स्टेबलाइज होने के लिए टाइम लगा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो उस टैबलेट के वजह से अभी चक्कर उतना नहीं आता है। अभी भी चक्कर आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो और सेंसिटिविटी टू लाइट जो मैं बोलती थी कि रूम में बैठ नहीं पाती थी, फोकस नहीं कर पाती थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया था। और जो फीट पेन में बोलती थी वो भी शुरू में ही चला गया था, लाइक 2-3 मंथ्स में चला गया वो फीट पेन जो भी मैं बोलती थी। तो डॉक्टर ने मुझे साथ में एक मैग्नीशियम टैबलेट भी रिकमेंड किया था कि वो हेल्प करेगा करके। और डॉक्टर ने मुझे एक मेन थिंग बताया था, मुझे 10 kgs ऐसा लूज़ करने के लिए भी बताया था, क्योंकि IIH के लिए यही मेन वन ऑफ द टॉप जो आप कर सकते हो मेडिसिन के अलावा, वो है कि आप जो भी वेट में हो उससे आप 5 या 10 kg कम हो जाए, उससे आपका सारे हार्मोन, सारे ये जो प्रेशर बढ़ना ये सब होता है वो सारा एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है करके। तो मैंने भी 10 kgs ऐसा लूज़ किया है, तो डाइट से लूज़ किया है और फिर दूसरे रीज़न्स भी थे जिसके लिए लूज़ किया था। और जब ये पैपिलोएडिमा हुआ था तब मुझे आई ट्विचिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा होता था। आई ट्विचिंग मतलब एक आई बहुत ज़्यादा ही हलता रहता था, अपने आप बहुत बहुत हलता रहता था। तो मैंने वो डॉक्टर्स को जब भी मैं फॉलोअप करती थी 2 to 3 मंथ्स में मैं बताया करती थी ऐसा है करके, वो लोग चेक करते थे, वो लोग बोलते थे कि ये इसी प्रेशर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आई प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से वो आई हलता रहता था करके बोलते थे। तो वो भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक्स आते थे। जब ये पैपिलोएडिमा हुआ था तो यही 2 न्यू सिम्टम्स थे कि फेशियल पेन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता था और बहुत ज़्यादा हेडेक्स आते थे। मेनली हेडेक्स इस केस में मुझे टेंशन हेडेक्स आते थे। तो इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे आपका फोरहेड टू आई एरिया होता है, राइट, तो वहाँ पे आपको हेडेक लगता है। तो
तो डॉक्टर सब ने बोला ये इसी वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स चले जाएंगे करके। तो अभी 1.5 ईयर के बाद मुझे चक्कर बहुत कम आता है। मैं एटलीस्ट हैंडल कर पाती हूँ अभी जो सिम्टम्स है उसको। आई ट्विचिंग चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सेंसिटिविटी टू लाइट भी बहुत बहुत इम्प्रूव हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, और फीट पेन भी चला गया, लेकिन अभी भी फेशियल पेन है और ये चक्कर आना लगता है। टेंशन हेडेक भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, मैनेजेबल लगता है। और जो वो आई स्वेलिंग वो सब बोल रही थी, आई स्वेलिंग भी कम हो गया। अभी मैं सिर्फ लुब्रिकेंट ड्रॉप और IH का मेडिकेशन ही यूज़ करती हूँ। और डॉक्टर्स ने बताया था कि आई में जो एलर्जी है वो कम हो गया, लेकिन सीवियर ड्राइनेस अभी भी है करके बताया था। तो लेकिन अब जो बर्निंग सेंसेशन पहले होता था अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। कभी कभी बर्निंग हो जाता है, इसीलिए अभी भी मैं लुब्रिकेंट ड्रॉप यूज़ करती रहती हूँ। और 1.5 ईयर हो गया मुझे लेंस को भी यूज़ किए हुए, तो अभी मैं सिर्फ स्पेक्टिकल्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि लेंस यूज़ करने पर ही वो सारे ट्रिगर हुए थे, एलर्जी, ड्राइनेस और फिर ये पैपिलोएडिमा, ये सब। तो मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया था, तो तब से यूज़ नहीं कर रही। अभी सिर्फ मैं स्पेक्टिकल्स यूज़ करती हूँ। और फिर यही रीज़न की वजह से मैंने जॉब भी रिज़ाइन कर दिया था। वन ऑफ द मेन रीज़न था, क्योंकि जॉब में भी ऐसा होता था 8 to 9 आवर्स स्क्रीन टाइम फोकस करना होता था। जो भी मेरे सिम्टम्स थे उस वजह से मैं उतना प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रही थी। वो जो लाइट था या फिर हेडेक्स जो आ रहे थे, जो आई स्वेलिंग हो रहा था, ये सारे जो सिम्टम्स थे, इस वजह से मैं काम पे फोकस नहीं कर पाती थी। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था कि एक ब्रेक ले लेने के लिए, जब तक मैं बेहतर हो जाऊं तब तक ब्रेक लेने के लिए। तो तब से मैंने जॉब करना भी छोड़ दिया था, और इन वन वे वो मुझे ही हेल्प कर रहा है। तो मैं अपने आप पे फोकस कर पा रही हूँ, और ये सारे सिम्टम्स स्लोली मैं टाइम ले रही हूँ, सारे एक एक करके कंट्रोल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही अच्छी बात है। और जब भी फॉलोअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर विजुअल फील्ड टेस्ट भी करते हैं। तो वही मैंने जो एफिशिएंसी टेस्ट बताया था आई का, तो उसमें वो लोग चेक करते हैं कि आई का विज़न कैसा है करके चेक करते हैं। ऑप्टिक नर्व का चेक करने के साथ साथ आई का विज़न भी चेक करते हैं। तो वो लोग हर डायरेक्शन से आई का विज़न चेक करते हैं, क्योंकि इस केस में IIH के केस में कभी कभी होता है कि आपका विज़न या तो कम हो जाता है या फिर आपका विज़न कोई ना कोई साइड से कम लगने लगता है। तो इस विजुअल फील्ड टेस्ट से वो भी आपको पता चलता है। तो डॉक्टर ने आई एक्सरसाइज रिकमेंड किए थे मुझे, वो आप देख सकते हो यूट्यूब में भी। आई एक्सरसाइज, जनरल आई एक्सरसाइज जो भी है वो मैं भी करती थी। तो उससे मेरे आईज़ बहुत रिलैक्स होते थे, सारे जो सिम्टम्स है उससे रिलैक्स होते थे, और उससे आई का हेल्थ भी मेंटेन हो जाता है। तो ये सब भी साथ में डाइट के साथ ये सब भी थोड़ा करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, ये सारे सिम्टम्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, और ये एक अवेयरनेस वीडियो है क्योंकि जब ये IIH पैपिलोएडिमा करके जो भी डॉक्टर्स बोल रहे थे, तो हमने भी कभी नहीं सुना, और हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में भी कभी नहीं सुना इसके बारे में। तो मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को भी पूछा कि क्यों हुआ ये इश्यू, या फिर क्या हो सकता है रीज़न, और फिर ये रिज़ॉल्व हो जाएगा क्या, कि कितना कॉमन है इश्यू करके पूछा था। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला वन ऑफ द रीज़न है, जब भी आप लेंस यूज़ करते हो आपको उसका हाइजीन मेंटेन करना है। आपको प्रॉपरली लेंस का हाइजीन और लेंस का यूसेज पे कोई डाउट के बिना यू हैव टू मेंटेन इट वेरी केयरफुली करके बताया। तो लेंस अगर आप 8 आवर्स या डे के हिसाब से यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर सोल्यूशन से क्लीन करें, चेंज करें। लेंस पहन के कभी भी ना सोए, वो गलती कभी भी ना करें।
और लेंस का ब्रांड भी चेंज करने पे बहुत ही केयरफुल रहिए। देखिए आपका आई कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन ही आप कंटिन्यू होइए। तो और फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने भी बताया था कि स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ्स यही होता है टाइम यूज़ करने का, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तभी उसकी वजह से प्रेशर इश्यूज़ ऐसे ऐसे होता है करके डॉक्टर ने बताया था। तो और फिर डॉक्टर ने ये भी बताया था कि पहले ये इशू उतना नहीं हो रहा है करके, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जैसे कि 2 इयर्स या 5 इयर्स से ये वाले केसेस आ रहे हैं करके, IH रिलेटेड मोस्टली सॉफ्टवेयर साइड से आ रहे हैं करके, क्योंकि स्ट्रेस हो या फिर ऐसे ही जॉब ना मैनेज करना हो, टाइम मैनेजमेंट वजह से, डॉक्टर ने बताया डिफरेंट रीजंस की वजह से ये इशू आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि इसके लिए ट्रीटमेंट है, और बस वो ट्रीटमेंट लेने पर कभी ना कभी ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह हम सब। तो अगर आपको या फिर आपके किसी जाने पहचान मेंबर को ये इश्यू है तो प्लीज़ उनको मोटिवेट करिए। अगर आपको कोई भी जो देख रहे हो आपको ये इश्यू है तो आप भी मेंशन करिए कि आपको क्या सिम्टम्स है या फिर आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये मेंशन करिए। इंशाल्लाह एक दिन जैसे जैसे सिम्टम्स एक बेहतर हो रहा है, इंशाल्लाह एक दिन सबको अल्लाह शिफा भी देंगे। अल्लाह शाफ़ी सबको एक दिन ज़रूर सबका वक्त आसान करेंगे और शिफा देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए बस हमको सब्र करना है और हम सब्र कर पाएँ। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इस इश्यू का एक रूट कॉज़ जो भी मुझे मेरे केस में पता चला उसके बारे में मैं बताऊंगी। रूट कॉज़ और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है करके उसके बारे में वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह खैर।